14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी आजादी के जश्न की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप बंटवारे की आग में जल रहा था। एक और नेहरू, जिन्ना, पटेल और माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दोनों देशों की नई सीमाओं पर खून की नदियां बह रही थी। सदियों से भाई भाई की तरह रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वो आजादी की पूर्व संध्या ही थी जो अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आई थी, लेकिन एक ऐसी आंधी भी साथ लेकर आई थी जिसने वतन के ही नहीं दिलों के भी टुकड़े कर दिए थे। बंटवारे पर राजी नेताओं ने सोचा भी नहीं था कि लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली और लाहौर के बीच लाशों से पटी रेल चलेगी। मुल्क के अलग अलग इलाकों के साथ अब दिल्ली की फिजा में जहर भर गया। जाहिर दिल्ली में हुई नई सुबह अंधेरे का पैगाम भी लाई थी। यही वजह थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गांधी जी जश्न में शामिल नहीं थे। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वो दिल्ली से दूर नोआ खाली में अनशन कर रहे थे ताकि इंसान के अंदर जाग उठे शैतान को शांत कर सके। लेकिन कुछ नौजवानों का गर्म लहू उनके दिमाग पर चढ़ गया था। इन नौजवानों की नजर में जो कुछ हो रहा था उसके जिम्मेदार गांधी जी ही थे। सांप्रदायिकता की लपटें हर उम्मीद को खाक करने पर आमादा थी। पाकिस्तान से आए लोग बदले की भावना से भरे हुए थे और दिल्ली में जगह जगह रिफ्यूजी कैंप खुल गए थे। इन लोगों को शांति और अहिंसा पर अडिग रहने का गांधी जी का उपदेश भी अब बुरा लग रहा था। 20 जनवरी 1948 भारत को आजाद कराने का गांधी जी का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन देश दो हिस्सों में बंट चुका था। भारत और नवनिर्मित पाकिस्तान दंगों की आग में झुलस रहे थे। लेकिन गांधी जी के अनशन की बदौलत अधिकांश भारतवासी उनके बताए रास्ते पर चलने को राजी भी हो गए। अब महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत को देश से बाहर ले जा सकते थे और इसके लिए पाकिस्तान से मुफीद जगह भला और कौन हो सकती थी। गांधी जी अब पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर गांधी जी को गलत मानने वाले कुछ युवकों का समूह उनकी हत्या की सबसे खौफनाक साजिश रच चुका था। इसमें मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे और नाथूराम गौडसे 5-5 मिनट के अंतर पर तांगे से बिरला हाउस के लिए निकले। नारायण आप्टे ने कनाट प्लेस से जाने और वापस आने का सौदा एक टैक्सी वाले से 12 रुपए में पटाया, तब बिरला हाउस पहुंच चुके थे। इस हमले की अगुवाई नाथूराम गौडसे का भाई गोपाल गौडसे कर रहा था। गांधी जी रोज की तरह बिरला हाउस में होने वाली प्रार्थना सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी क्षण मदन लाल की बम का धमाका प्रार्थना सभा में गूंज उठा। अफरा तफरी मच गए, लेकिन गोपाल गौडसे पीछे से बम फेंकने में नाकाम हो गया और बापू की हत्या की नापाक साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। मदन लाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मदन लाल से जो भी थोड़ी जानकारी मिली थी उसके सहारे पुलिस साजिश में शामिल बाकी लोगों तक कभी भी पहुंच सकती थी। 21 जनवरी 1948 सभी दिल्ली से भागकर मुंबई पहुंच चुके थे। नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे को लगातार गिरफ्तारी का खटका लगा रहता था। उन्होंने गोपाल गौडसे और करकरे को अपने खुफिया अड्डे पर बुलाया, जहां नाथूराम गौडसे ने उन्हें भर्राई हुई आवाज में अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में हमारी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि हमने बहुत लोगों को शामिल किया। तो गांधी को मारना ही होगा, खतरा चाहे कितना भी हो, और ये काम सिर्फ एक ही आदमी करे। हम दिल्ली पहुंचे 27 जनवरी शाम 5 बजे पुरानी दिल्ली के सामने वाला जो पार्क है, हम शाम को वहां पे मिलते हैं। इधर देर से दंगे की चपेट में आई दिल्ली में शांति कायम होने में भी देर हो रही थी, लिहाजा गांधी जी ने पाकिस्तान जाने से पहले पंजाब जाने का इरादा छोड़ दिया और दिल्ली में ही दंगाइयों को समझाने का फैसला किया।
बापू हर बार की तरह इस बार फिर कामयाब हो रहे थे। 27 जनवरी 1948 इधर 10 दिन के भीतर दूसरी बार नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे गांधी जी की हत्या करने हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे थे। वाइकिंग एयरलाइंस के विमान में 2 पिछली सीटों पर दोनों एक दूसरे के बराबर पर बैठे हुए थे। खिड़की के साथ बैठा नाथूराम गोडसे एक किताब के पन्नों में गुम सा जाता है, जबकि रसिक मिजाज आप्टे नाश्ते की ट्रे लेकर इधर उधर आती हुई एयर होस्टेस का हसीन चेहरा देखकर आंखें सेक रहा था। दिल्ली पहुंचने में अभी काफी वक्त लगने वाला था, लिहाजा समय काटने के लिए वो नाश्ते के बर्तन समेट चुकी एयर होस्टेस को इशारे से अपने पास बुलाता है और उसकी खूबसूरती का थोड़ा बखान करने के बाद उसे अपनी हस्तरेखा ज्ञान से वाकिफ कराता है। अपनी जिंदगी की आखिरी लड़की फंसाने की उसकी ये कोशिश कामयाब भी रहती है और वो एयर होस्टेस को उसी रात 8 बजे इंपीरियल होटल में उससे मिलने का वादा कर लेती है। दरअसल वाइकिंग एयरलाइंस के पायलट और एयर होस्टेस दिल्ली के इंपीरियल होटल में रुका करते थे। तय वक्त पर फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है। तयशुदा प्लान के मुताबिक गोडसे और आप्टे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। नाथूराम के हुक्म के मुताबिक करकरे को उनसे वहीं मिलना था। करकरे तीसरे पहर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वाले गोल्ड पार्क में मंडरा रहा था। तभी चारों ओर बिखरे शरणार्थियों के बीच से नाथूराम और आप्टे उसे आते हुए दिखाई देते हैं। मुलाकात होती है, लेकिन बात शुरू होते ही चेहरे का सारा जोश निराशा में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह भी कुछ ऐसी ही थी। दरअसल घंटों शरणार्थी कैंपों में धूल फांकने के बाद भी उन्हें पिस्तौल नहीं मिल सकी थी। अब नाथूराम गोडसे ने एक और फैसला सुना दिया। अब काम कैसे होगा? अब तो बस एक ही जगह है जहाँ पिस्तौल मिल सकती है, और वो जगह है ग्वालियर। अगर वहाँ भी कुछ ना हो पाया तो अब ये इरादा टालना पड़ेगा। नाथूराम गोडसे और आप्टे करकरे से 24 घंटे बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह में मिलने को कहते हैं और फिर दोनों ग्वालियर की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। एयर होस्टेस से न मिल पाने के चलते ग्वालियर जाते वक्त आप्टे का मुंह लटका हुआ था। आधी रात दोनों ग्वालियर पहुंचते हैं और स्टेशन से सीधे होम्योपैथिक डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे के दवाखाने का रुख करते हैं। 28 जनवरी 1948 करीब आधी रात को दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर डॉक्टर परचुरे ने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने 2 से बड़े दोस्तों को सामने खड़ा पाता है। अरे नाथूराम, इस वक्त सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ गोडसे? मुझे पिस्तौल का इंतजाम करा दो, कहीं से भी कैसे भी। पिस्तौल? क्या काम आ पड़ा पिस्तौल का? क्या करोगे पिस्तौल का? बहुत उम्मीदें ले गया हूँ मैं, बहुत बड़ा काम है, कहीं से भी इंतजाम करा दीजिए, कहीं से भी। चलो अभी तुम आराम करो, कल दिन में देखता हूँ। 28 जनवरी 1948 गोडसे और आप्टे पूरा दिन दवाखाने में बेचैनी के साथ काटते हैं, लेकिन शाम ढलते ढलते आखिरकार उनकी खोज का लंबा और पेचीदा सिलसिला खत्म हो गया था। अब गोडसे के पास काले रंग की एक बेरेटा पिस्तौल और 20 कारतूस थे। पिस्तौल का नंबर था 606824P। 28 जनवरी की रात 10 बजे दोनों ग्वालियर से रवाना होते हैं। दोनों सुबह दिल्ली में होते हैं। करकरे ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह में कमरा नंबर 6 पहले से बुक करवा रखा था। दोनों स्टेशन से सीधे कमरे में जाते हैं। करकरे उस वक्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह के कमरा नंबर 6 में ही नाथूराम गोडसे और आप्टे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या हुआ गोडसे भाई, मिला क्या? हाँ, मिला। और इस बार तो करकरे हमने वाकई बाजी मार ली। भाइयों, इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, गोलियां बहुत है, निशाना एकदम सीधा जाना चाहिए। बिल्कुल। तीनों किसी ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं जहां पिस्तौल चलाकर देख सकें, लेकिन वो जहां भी जाते हैं हर जगह भीड़ ही मिलती है। उस समय तो पूरी दिल्ली में शरणार्थी फैले हुए थे। आखिरकार तीनों बिरला मंदिर के पीछे
सुनसान जंगल में पहुंचते हैं। आपटे ने एक पेड़ चुना और खड़े होकर बैठकर दोनों हालत में पेड़ पर निशान लगा दिए। देखो गोडसे भाई, अगर गांधी बैठा होगा तो किस पोजीशन में होगा, और अगर गांधी खड़ा होगा तो किस पोजीशन में होगा। जैसे एक मार्क करते हैं, एक निशान मैंने लगाया, ये उनके खड़े होने की निशानी और ये उनके बैठे होने की निशानी। अब किसी पे निशाना लगाना है आपको, क्या करे भाई, दोनों पे निशाना मारना। नाथूराम ने 20-25 फीट की दूरी से लगातार 4 गोलियां चलाई और निशाना बिल्कुल सटीक लगा। इधर दिल्ली में गांधी जी का काम लगभग पूरा हो चुका था। 4 महीने पहले जब वो इस शहर में आए थे तो ये मुर्दों का शहर था और बस्ती में भय और आतंक छाया हुआ था। लेकिन अब उनके अनशन के बाद यहाँ की आबो हवा बदल चुकी थी। अब उनके लौटने का वक्त आ गया था। जिस वक्त पासी सुनसान जंगल में एक युवक उनके सिर पर निशाना साधने का अभ्यास कर रहा था, उस समय गांधी जी दिल्ली से अपने चलने की तारीख तय कर रहे थे। उन्होंने 3 फरवरी का दिन चुना था। उन्होंने ये तय किया था कि पहले वो वर्धा में अपने आश्रम जाएंगे और 10 दिन वहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए अपनी आखिरी चमत्कारी यात्रा शुरू करेंगे। इधर अपनी साजिश को पूरी तरह पुख्ता कर लेने के बाद तीनों एक बार फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह के कमरा नंबर 6 में पहुँचते हैं। कमरे में कुछ देर का सन्नाटा और फिर गोडसे आखिरी ऐलान करता है। मैंने फैसला कर लिया है, कल शाम 5 बजे बिरला हाउस के बगीचे में गांधी को नहीं बोलूंगा। नाथूराम अब बहुत अच्छे मूड में था, बेहद खुश। रात करीब 8 बजे नाथूराम ने करकरे और आपटे से कहा, चलो आज हम कहीं बाहर चल के अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है चलो, पता नहीं कल रहना रहे। चलो। तीनों एक शाकाहारी होटल को तलाशते हैं और फिर वहाँ भरपूर खाना खाते हैं। जी भर खाना खाने के बाद तीनों कमरा नंबर 6 की ओर लौट जाते हैं। आपटे और करकरे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन नाथूराम गौडसे उन्हें मना करता है और सोने के लिए लेट जाता है। आपटे और करकरे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उधर गांधी जी अपने जीवन की आखिरी रात कांग्रेस के नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे। उसे पूरा करके गांधी जी 9:15 बजे उठे और फिर गहरे चिंतन में चटाई पर लेट गए। इधर नाथूराम को छोड़ आने के बाद आपटे और करकरे के मन में एक घबराहट सी थी। अपनी घबराहट से पार पाने के लिए दोनों ने सिनेमा देखने का फैसला किया और सामने जो पहला सिनेमा घर आया, दोनों उसी में चले जाते हैं। फिल्म देखकर करकरे और आपटे वापस फिर कमरा नंबर 6 में झांकते हैं। गोडसे कमरे में पांव पसारे गहरी नींद में सो रहा था। पासी फर्श पर वो जासूसी उपन्यास पढ़ा था जो उसने सोने से पहले पढ़कर खत्म किया था। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम दिन भी रोज की तरह ही शुरू होता है। उस दिन भी वो भोर होने से पहले अंधेरे में प्रार्थना करते हैं। बापू ने अंतिम बार भगवत गीता के श्लोक पढ़े। गांधी की ऊंची नर्म आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उनके शिष्य भी गा रहे थे। जग से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मत्रस्य च जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वम शोचितु महर्षि। प्रार्थना के बाद गांधी जी फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इधर सुबह 7 बजे के करीब तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक आपटे और करकरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह के कमरा नंबर 6 पहुंच जाते हैं। नाथूराम गौडसे पहले से जाग चुका होता है। 2 घंटे तक तीनों बातें करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन उनकी नापाक साजिश की आखिरी कड़ी की योजना अभी भी नहीं बन पाई थी। तीनों का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तीनों सोच रहे थे कि 20 जनवरी को बिरला हाउस में धमाके के बाद वहाँ पर कड़ा पहरा होगा और वहाँ घुसना अब मुश्किल होगा। अभी हम बाहर चल के किसी फोटोग्राफर से एक बड़े वाला कैमरा उठा लेते हैं, बक्से वाला जो। लेकिन उससे होगा क्या? मेरे सर पे जो कैमरे का काला कपड़ा होगा